प्रिय विद्यार्थियों, मुझे इस बार की काफ़ी खुशी है कि इस बार काफ़ी डाउट क्वेश्चंस मेरे सामने आए हैं। ख़ासतौर पे दो स्टूडेंट जो लगता है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, एक कुणाल है और एक सोनू है। इनके द्वारा काफ़ी मेरे हिसाब से लगता है कि 10 या 12 क्वेश्चन हमारे पास भेजे गए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसको आज मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी जो भी वीडियो है, जो भी हम अपलोड कर रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आ रहा होगा। लेकिन डाउट क्लास में जितना क्वेश्चन आना चाहिए उतना आप लोग की तरफ से आ नहीं रहा है। जिन्हें चुने एक दो स्टूडेंट्स हैं जो लगता है कंसिस्टेंटली इस बात को पढ़ रहे हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको वो बुक से पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे और डाउट जो भी होगा उसको एराइज करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि मैं उसको आप लोगों को फिर से डाउट क्लास में समझा सकूं। तो तत्काल आज मेरे पास 10 या 11 क्वेश्चन हैं, जिसको मैं एक एक करके सबको आप लोगों को समझाऊंगा। तो अगला वीडियो जो रहेगा आपके बोर्ड पर रहेगा और आप इस क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। जिन स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है, जिन्होंने ये एराइज किया है, वो तो ज़रूर ही देखें। लेकिन जिन लोगों ने ये क्वेश्चन को एराइज नहीं किया है, वो लोग भी वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है कि उनके मन में भी कुछ डाउट रहा हो जिसको वो पूछ नहीं पाए हों। तो समझाते हैं अगले क्वेश्चंस को। तो अगला जो स्क्रीन आपको दिखेगा वो बोर्ड का दिखेगा। तो आप अब अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं आज का डाउट क्लास का वीडियो। देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो इस संबंध में, इससे पहले कि मैं आप लोगों को सभी बात समझाऊं, आप लोग एक दो बात पहले समझ लीजिए, ताकि आगे के बातों को जब मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। हम आप लोगों को पढ़ाए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, याद कीजिए। इसमें मैं आप लोगों को बताया था कि डबल बार के लेफ्ट साइड में एनोड को लिखा जाता है, राइट साइड में कैथोड को लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को याद होगा। अब लेफ्ट साइड में जो एनोड होता है, उसमें एनोड में दो बातें होंगी, एक मेटल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। तो मेटल और उसके इलेक्ट्रोलाइट को सिंगल बार से सेपरेट करते हैं, और फिर इस तरफ भी मेटल या कोई भी एलिमेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मेटल ही यहाँ पे यूज होगा, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है फिर उसको सिंगल बार से हम लोग सेपरेट करते हैं। रूल्स में हम ये भी पढ़ाए थे कि अगर कोई कंडीशन आपको दिया हुआ है, जैसे अगर एक्वस मीडियम दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर कि आपको जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वस मीडियम है, तो यहाँ पे AQ लिख देंगे। अगर उसका कंसंट्रेशन दिया है 1m, तो यहाँ 1m लिख देंगे। इन केस मान लीजिए यहाँ जो मेटल यूज कर रहे हैं, इसके जगह कोई एलिमेंट है जो गैस फेज में है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में G लिख सकते हैं। तो यानी जो कंडीशंस होते हैं उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ जो गैस है उसका प्रेशर 1 atm है, तो यहाँ पे हम लोग 1 atm लिख देंगे। कहने का मतलब कि एनोड के तरफ एलिमेंट और उसके इलेक्ट्रोलाइट को सिंगल बार से सेपरेट करते हैं, जो कंडीशंस हैं उनको छोटे ब्रैकेट में लिख देते हैं। सिमिलरली कैथोड की तरफ जो एलिमेंट होता है और जो उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसको सिंगल बार से हम लोग सेपरेट करते हैं, और जो भी कंडीशंस है वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब एनोड और कैथोड को डबल बार से सेपरेट करते हैं। ये हम आप लोगों को इसलिए अभी बता दिए क्योंकि आगे जो भी बात मैं आपको समझाऊंगा, हो सकता है कि इस रिप्रेजेंटेशन का जरूरत उसमें आप लोगों को पड़े, इसलिए मैं पहले एक बार आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन समझा दिया। अब कुणाल और सोनू दोनों ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा है। इसको हम लोग कह सकते हैं हिंदी में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम आप लोगों को ये बता दें कि दिस इज ए एपरेटस, ये एक तरह का यंत्र है, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोड ही होता है। याद कीजिए, आप लोगों को इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। अगर किसी मेटल को उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट में जब डुबाते हैं तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। आप लोगों को पढ़ाए थे कि व्हेन a metal is dipped into solution of their salt, it acquires either tendency to lose electron or gain electron, and such arrangement is called electrode। यानी हम आपको क्या बताए थे कि यदि किसी धातु को उसी के लवण के विलयन में डुबा दिया जाए तो उस धातु पर इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति आ जाती है, और इस व्यवस्था को हम लोग इलेक्ट्रोड का नाम दिए। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये कहलाएगा एनोड निगेटिव, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये कहलाएगा कैथोड, इट मीन्स पॉजिटिव। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो जिस तरह से इलेक्ट्रोड पढ़ाएं उसी तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी हाइड्रोजन गैस से बनाया गया वो इलेक्ट्रोड, एक बार अच्छे से समझिए, हाइड्रोजन गैस से बनाया गया वो इलेक्ट्रोड जिससे किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो आप कहेंगे क्या कि सर अगर ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब हाइड्रोजन को उसी के सॉल्ट के विलयन में डुबाएंगे? बिल्कुल डुबाएंगे। इसका मतलब कि हाइड्रोजन को हम लोग डिप्ट करेंगे HCl, कितना कॉन्सेंट्रेशन का? 1m कॉन्सेंट्रेशन का। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन क्या होता है? गैस होता है, इसलिए इसका क्षण हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। और चूंकि इसका हम लोग क्षण यूज नहीं कर सकते हैं, याद कीजिए आपको पढ़ाए थे इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन में कि अगर किसी मेटल, किसी एलिमेंट को यूज कर रहे हैं जो गैस के रूप में है, जिसका हम लोग क्षण नहीं यूज कर सकते हैं, जिसका हम लोग प्लेट यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसके जगह पे हम लोग प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। तो याद कीजिए, हम आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बताए थे कि एक कॉपर वायर से प्लेटिनम के एक टुकड़े को लटका देते हैं और इस प्लेटिनम के टुकड़े पर प्लेटिनम ब्लैक का एक लेयर चढ़ाते हैं। प्लेटिनम का टुकड़ा हम लोग क्यों यूज किए? क्योंकि हम लोगों को कौन सा एलिमेंट यूज करना है? हाइड्रोजन गैस यूज करना है। अच्छे से समझिएगा। अब क्या होता है कि इस कॉपर पाइप को एक ट्यूब में हम लोग फिक्स करते हैं जिसमें मरकरी भरा होता है, पारा। यही मरकरी ऊपर और नीचे होकर के किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का काम करता है। अब क्या करते हैं, इसको एक शीशे के दूसरे चेंबर में हम लोग फिक्स करते हैं जिसमें नीचे कई छेद होते हैं, और इसको एक बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा लिक्विड? HCl, कैसा कॉन्सेंट्रेशन? 1m कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं और इधर से हम लोग हाइड्रोजन गैस को फ्लो करते हैं। देख लीजिए, अच्छे से समझिए। तो जब ये हाइड्रोजन गैस गया तो यानी हाइड्रोजन गैस मिक्स हो गया किसके सॉल्यूशन में? HCl के सॉल्यूशन में। यानी हाइड्रोजन डिप्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, या एसिड भी कह सकते हैं। द हाइड्रोजन इज डिप्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ इट्स एसिड,
देन दी HCl। और अगर किसी एलिमेंट को उसी के सॉल्यूशन में डुबाएंगे दैट इज ए इलेक्ट्रोड। यानी ये जो बना, ये जो एपरेटस बना, दिस इज ए इलेक्ट्रोड, और इस इलेक्ट्रोड का नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब सवाल उठता है कि सर हाइड्रोजन क्यों? हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है, 0.00। और किसी भी चीज का मेजरमेंट उस चीज से करते हैं जिसका खुद का मेजरमेंट 0 होता है, उसी से किसी दूसरे चीज को हम लोग मापते हैं। याद कीजिए, आप लोग अगर किसी मैथ में पढ़ते होंगे कि अगर किसी मान लो पेंसिल है, ये पेंसिल है, और इस पेंसिल का लंबाई अगर मापना है तो किस चीज से मापते हैं? स्केल से मापते हैं। लेकिन इस सिरे पर कौन सा पॉइंट डालते हैं? 0। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लीजिए 12 पे आ गया, है ना। तो ये यहां से यहां तक का जो दूरी है वो कितना हुआ? 12 हुआ। किस चीज से मापे? स्केल से मापे। स्केल को किस पॉइंट पर डाले? 0 पर। 0 पर क्यों डाले? तो कि लंबाई सही से कैलकुलेट हो। तो 0 का इस्तेमाल क्यों किए? क्योंकि लंबाई सही से कैलकुलेट हो। तो किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का, जिंक इलेक्ट्रोड या कॉपर इलेक्ट्रोड या कोई भी इलेक्ट्रोड, जैसे मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, ये तीनों का एग्जांपल अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड का या कॉपर इलेक्ट्रोड का या मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम लोग इसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों इसके द्वारा करेंगे? क्योंकि इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो अगर हाइड्रोजन को यूज करके हम लोग किसी दूसरे का मेजरमेंट करेंगे, कॉपर का, जिंक का, मैग्नीशियम का, किसी का भी, तो एक्यूरेट मेजरमेंट मिलता है। इसीलिए जो हम लोग ये एपरेटस बनाते हैं, इसमें किस चीज का यूज करते हैं? हाइड्रोजन का। तो इस एपरेटस का नाम क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक्चुअली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी एक तरह का इलेक्ट्रोड ही होता है। इस पर कौन सा रिएक्शन होता है? H2 एरो H प्लस E। दिस इज ए रिवर्सेबल रिएक्शन। इधर से इधर भी हो सकता है, इधर से इधर भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर ये समझ में आएगा तभी अगला टॉपिक समझ में आएगा। एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, आप लोग एक बार फिर से समझिए। ए एपरेटस, और यू में से इलेक्ट्रोड, एन इलेक्ट्रोड फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन टू कैलकुलेट standard electrode potential of any other electrode is called standard hydrogen electrode. In this electrode, a platinum piece is hanged with copper wire which is fitted in a glass tube filled with mercury, and it is further dipped in 1 m concentrated solution of hydrochloric acid. Now when the hydrogen gas passes through the gas chamber, some hydrogen molecules adsorbed on the platinum, and therefore an equilibrium established between hydrogen and H plus, and this arrangement is called standard hydrogen electrode, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, and it is used for calculate standard electrode potential for different electrodes like zinc electrode, like copper electrode, like magnesium electrode, etc etc etc। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि वह यंत्र, वह इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन के द्वारा बना होता है तथा किसी अन्य इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल इसी कारण करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के स्वयं का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान 0 होता है। उम्मीद करते हैं आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ में आ गया होगा।
अब बारी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड विभव एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझिए कि ये क्या होता है। आप जानते हैं कि अगर किसी भी मेटल को किसी सॉल्यूशन में, इसी मेटल के सॉल्यूशन में जब डिप्ड कर देते हैं, लेट अस कंसीडर ये कॉपर का है, कॉपर का छड़ है, कॉपर का रड है, और इसको CuSO4 के सॉल्यूशन में हम डिप कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इस अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी आ जाता है। अगर जिंक होता तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता। आप कहेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि लूज करेगा या गेन करेगा? वो ये बताएगा। अभी मैं बता दूंगा कि कैसे पता चलेगा, लेकिन अभी आप समझिए कि अगर किसी मेटल को अगर उसी के सॉल्यूशन में डुबाएंगे, उसमें या तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी आएगा या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का कैपेसिटी आएगा, और दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। लेकिन देखिए, जब अभी मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन दिया तो यहां पे कोई कंडीशन नहीं बताया। यही चीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही अगर कंडीशन लगा दें, टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन, और ये जो CuSO4 सॉल्यूशन लिए इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 m, प्रेशर होना चाहिए 1 atm। अगर ये कंडीशन लगा दे तो इस कंडीशन में कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज मैं आपको बता रहा था कि इस कंडीशन में, यानी जब टेम्परेचर हो 298 केल्विन, इस CuSO4 सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो 1 m और प्रेशर अप्लाई किया जाए 1 atm प्रेशर। इन कंडीशंस में इस कॉपर के द्वारा जितने भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होगी, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। It means the electrode potential of an electrode in standard conditions is called standard electrode potential। अर्थात मानक अवस्थाओं में किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा ग्रहण करने या त्याग करने के इलेक्ट्रॉन की क्षमता को, अर्थात इलेक्ट्रोड विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E0 से। और न्यूमेरिकल्स बनाने में इसी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, E0 का। हम आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाए थे, उसमें भी जो सीरीज बनाया गया था वो किसका बनाया गया था? E0 का। इसी से पता चलता है कि कोई इलेक्ट्रोड एनोड है या कैथोड है, कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये इसी से पता चलता है। यदि किसी इलेक्ट्रोड के E0 का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इट मीन्स कि वो एनोड है और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। अगर किसी इलेक्ट्रोड के E0 का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स वो कैथोड है और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ग्रहण करेगा।
अब आपका सवाल ये है कि सर कैसे पता चलेगा निगेटिव क्या निगेटिव होगा, कैसे पता चलेगा पॉजिटिव होगा। ये एक प्रैक्टिकल करने का चीज है, प्रैक्टिकल करने से पता चलेगा कि निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब हम आपको बताते हैं प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जिस भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसको एक कॉपर वायर के द्वारा इस हाइड्रोजन सेल से, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही कनेक्ट कर देंगे ये पारा जो है, जो मरकरी भरा हुआ है, ये ऊपर या नीचे होगा। चूंकि कॉपर भरे हैं, वैल्यू हमको याद है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप जो है वो जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखाए हैं आप उसमें से याद कर सकते हैं, उसमें से देख सकते हैं। उसमें आपको सारे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करके नोट किया हुआ है। 2-4 आप लोगों को याद रखना होगा, जैसे कॉपर का, जिंक का, सिल्वर का, मैग्नीशियम का। ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इनका वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी याद कर सकते हैं। तो चूंकि जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये जो मरकरी है ये ऊपर की ओर, ये अभी क्या है 0 पॉइंट पर बैठा हुआ है। यहाँ पे जो मरकरी है वो कितने पे है 0.00 पर। अगर नीचे जाएगा तो निगेटिव, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव। ये मरकरी ऊपर घसक करके 0.34 पे जाके रुक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है Cu, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू प्लस 3.4 वोल्ट। अगर प्लस में आया, अभी अभी आपको लिखाए थे कि जो प्लस में आएगा वो होगा कैथोड यानी प्लस। अगर ये कैथोड का काम कर रहा है यानी ये जो है ये माइनस यानी एनोड का काम करेगा। ये एक तरह का सेल हो गया एक तरह से। और इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं याद कीजिए, पढ़ाए थे। डबल बार के लेफ्ट में कैथोड और राइट में एनोड। तो राइट में एनोड है, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ये हम आपको दिखा रहे हैं। राइट में कौन है एनोड, हाइड्रोजन गैस। किस फेज में है गैस फेज में। ब्रैकेट में G लिख दीजिए। प्रेशर कितना है इसका 1 atm, कॉमा दे करके 1 atm लिख दीजिए। सिंगल बार हाइड्रोजन को किस में डुबाए हैं HCl में। HCl में HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 m। नाउ डबल बार ये लिख दिए एनोड, हाइड्रोजन डिप्ड इनटू HCl। किसी किसी बुक में HCl के जगह पे H प्लस भी लिखा हुआ मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एक ही बात है। नाउ कैथोड की ओर क्या है, कॉपर को डुबाए हैं CuSO4 में। Cu को डुबाए हैं CuSO4 में। कितना कॉन्सेंट्रेशन 1 m कॉन्सेंट्रेशन। यानी अगर कभी आपको ऐसा सेल दिया हुआ हो, इस तरह से अगर लिखा हुआ हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा आपको दिया रहे और पूछे कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए, तो जैसे ही ये आप देखिएगा ना, आप समझ जाइएगा ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और इसका वैल्यू तो हमेशा 0.00 ही होगा। तो जो कॉपर का एक्चुअल वैल्यू होगा 0.34, यही होगा इसका ई सेल, यानी 0.34 माइनस 0.00। याद कीजिए ई सेल मतलब क्या होता है EMF। हम आप लोगों को पढ़ाए थे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसी को शॉर्ट में ई सेल भी कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे ई कैथोड माइनस ई एनोड। किसी किसी बुक में चूंकि कैथोड राइट में होता है और एनोड लेफ्ट में होता है, तो यहाँ पे ER और यहाँ पे EL भी लिखा हुआ मिल सकता है। खासतौर पे NCERT के बुक में ER और EL लिखा होता है। आप इसके जगह ई कैथोड या ई एनोड भी यूज
कर सकते हैं। बुक के आधार पर होगा। ई कैथोड को ही ई आर लिखा जाता है या किसी किसी में ई रिडक्शन लिखा जाता है, तीनों एक ही बात है। ई एनोड, इसी को ही किसी किसी बुक में ई एल यानी लेफ्ट लिखा जाता है और किसी किसी में ई ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। बोथ आर सेम, ये सभी एक ही बात है। ई कैथोड बोला जाए या ई आर मतलब राइट बोला जाए या ई रेड मतलब रिडक्शन बोला जाए। ई एनोड को ई एल भी कहा जा सकता है, ई ऑक्स भी कहा जा सकता है। ऑक्स बोले तो ऑक्सीडेशन। रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ई सेल बराबर होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो ई राइट का वैल्यू 0.34 माइनस 0.00, तो वैल्यू हो गया 0.30। जब आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपको एक जगह ये इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा और लैंग्वेज में जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 होता है। वो 0.34 इसी तरह से निकाला जाता है। ये सवाल सोनू ने मुझे पूछा था, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकलता है ये समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि सर अगर यहाँ जिंक वाला होता तो क्या होता, एनसीईआरटी के बुक में जिंक के बारे में भी चर्चा किया हुआ है, लेकिन समझा के नहीं लिखा हुआ है, उसमें केवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं आपको समझा के बता रहा हूं कि अगर जिंक का हम लोग यहाँ यूज करेंगे तो क्या होगा। अगर मान लीजिए जिंक के रड को डुबा दिए ZnSO4 में, तो आप क्या देखेंगे, यहां पारा जो है, जो मरकरी है, वो ऊपर नहीं, वो नीचे जा रहा है और नीचे जाके रुकेगा कितना पर, 0.76 पर। चूंकि 0 से नीचे चला गया इट मीन्स निगेटिव। और याद कीजिए आपको पढ़ाए थे कि अगर वैल्यू निगेटिव हो यानी एनोड है निगेटिव, और अगर ये एनोड है यानी ये कैथोड है पॉजिटिव। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, डबल बार के इधर एनोड और इधर कैथोड। तो एनोड में कौन है, जिंक को डुबा दिया गया ZnSO4 में, जिंक ऑब्लिक ZnSO4। इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 1m। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन लिख देने से बेटर होता है। ये हो गया एनोड। इस तरफ लिखेंगे कैथोड। कैथोड में किसको डिप किए हैं, हाइड्रोजन को डिप किए हैं HCl में। हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है, प्रेशर है 1 atm और डिप किया गया है किस में, HCl में। कितना कॉन्सेंट्रेशन, 1m। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेल। ये आपका इस सेल का रिप्रेजेंटेशन है। अब ईएमएफ बराबर अभी अभी आपको पढ़ाएं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई सेल अगर कहा जाए यही चीज होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, बोथ आर सेम। तो ई राइट साइड वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आया, -0.76, माइनस ई लेफ्ट में कौन है, कैथोड है, सॉरी ई राइट, कैथोड को राइट कहते हैं। कैथोड मेरा ये है, फिगर यहाँ पे उल्टा है, ये जिंक इधर जाएगा और ये इधर आएगा। तो ई राइट, इसका वैल्यू डालेंगे, ई राइट में सही लिखे थे, ई राइट में लिखेंगे कितना, -0.76। ई कैथोड, ई कैथोड, इसका वैल्यू होगा 0.00 माइनस ई लेफ्ट, यानी इसका वैल्यू, हम इसको एक बार फिगर सही कर देते हैं, फिगर इसका पलट के बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा।
फिगर हम इसको पलट देते हैं। क्योंकि एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं। हाइड्रोजन गैस, और इसको हम लोग कॉपर वायर से जोड़ दिए। ये हमारा काम करेगा एनोड का, ये काम करेगा कैथोड का। कैसे पता चला है? यहाँ पे मरकरी है, 0 पे भरा हुआ है। जैसे ही जिंक को जोड़ेंगे ये मरकरी घट करके नीचे आ जाएगा। कितना? -0.76, यानी ई जिंक, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना? -0.76 वोल्ट। ये है एनोड, ये है कैथोड। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? पहले राइट में जिंक डूबा है ZnSO4, पहले लेफ्ट वाला लिखेंगे एनोड को, फिर राइट वाला लिखेंगे कैथोड को। तो एनोड में कौन है? जिंक डूबा है ZnSO4 में, जिंक डूबा है ZnSO4 में। ZnSO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना? 1m। डबल बार कैथोड की तरफ कौन है? हाइड्रोजन डूबा हुआ है किसमें? 1m HCl में, तो 1m HCl। नाउ फॉर्मूला होता है E राइट माइनस E लेफ्ट। E राइट का वैल्यू हाइड्रोजन है 0.00 माइनस E लेफ्ट, है ना? E लेफ्ट इसका वैल्यू कितना है? -0.76, -0.76। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी 0.76 वोल्ट आंसर। ये चीज आपके एनसीईआरटी के बुक में भी लिखा हुआ होगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया। यानी जब किसी इलेक्ट्रोड को, अच्छे से समझिए, जब किसी इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं तब इस मरकरी का जो रीडिंग आता है उससे पता चलता है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव है यानी कि ये कैथोड का काम करेगा, अगर निगेटिव है यानी ये एनोड का कार्य करेगा। एक सवाल इसी क्रम में सोनू ने पूछा था, how would determine a standard electrode potential of Mg plus 2 Mg, अर्थात Mg/Mg plus 2 इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करेंगे? ये है आपका सवाल जो सोनू ने पूछा था। इसका आंसर इससे रिगार्डिंग है, इससे रिलेटेड है। हम क्या लिखेंगे? वी अटैच मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड in standard hydrogen electrode and it gives value of E naught is equal to -2.36 वोल्ट।
आंसर। यानी जब मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड, अगर यानी हम लोग अगर यहाँ ऐसे करते हैं, एक मैग्नीशियम का रॉड ले लेते हैं और इसको डीप करते हैं MgSO4 के सॉल्यूशन में, और इसको हम लोग जोड़ देते हैं कॉपर वायर से। ये जो मरकरी है ये नीचे घसक जाएगा कितना, 2.36 वैल्यू तक। और इससे हम लोग को पता चलेगा कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, -2.36। यानी अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें, इस सेल को अगर रिप्रेजेंट किया जाए, चूंकि इसका वैल्यू निगेटिव आ रहा है, यानी ये क्या है, एनोड है। याद कीजिए, एनोड के सेल के रिप्रेजेंटेशन में डबल बार के लेफ्ट में लिखते हैं एनोड और राइट में लिखते हैं कैथोड। तो लेफ्ट में कौन है, मैग्नीशियम, डुबाया गया है किसमें, MgSO4 में। लिखेंगे Mg/MgSO4। आप चाहें तो MgSO4 के जगह पर Mg+2 भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। MgSO4 भी लिख सकते हैं, Mg+2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एनोड। राइट साइड में क्या लिखेंगे, कैथोड। किसको डुबाए हैं, हाइड्रोजन को। किसमें डुबाए हैं, HCl में। आप इसको HCl भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो HCl के जगह पे H+ भी लिख सकते हैं। नाउ E सेल बराबर क्या होता है, अभी पढ़े हैं, E राइट माइनस E लेफ्ट। तो E राइट का वैल्यू 0.00 माइनस E लेफ्ट का वैल्यू -2.36, तो माइनस माइनस प्लस 2.36, ये इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। चूंकि ये वैल्यू जीरो है, यानी जो E सेल है वो E लेफ्ट के बराबर होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा आपके बुक में लिखा होगा, हो सकता है आप लोग पढ़ेंगे तो लिखा होगा क्या, E सेल इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, E लेफ्ट, तो E सेल इज इक्वल टू -EL, L बोले तो लेफ्ट यानी एनोड, और इसका वैल्यू कितना, 2.36, तो माइनस माइनस प्लस 2.36। तो दिस इज द आंसर। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो पहले आप ये लिखेंगे क्या, कि वी अटैच मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड इट गिव्स वैल्यू E0 इज इक्वल टू 2.36। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको डिटेल्स में भी बना सकते हैं। ये फिगर बना दीजिए, ये रिप्रेजेंटेशन लिख दीजिए सेल का, और फिर ये फॉर्मूला से बैठा करके आप E सेल का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये सभी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालते हैं, किससे निकालते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। तो क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कब करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पूरे वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिए, ताकि ये जो बातें हैं, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए आईने की तरह। अब हम आप लोगों को अगले क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं। अगला सवाल कुणाल के द्वारा पूछा गया था, और सोनू ने भी नहीं, कुणाल ने नहीं, ये अगला सवाल जो है वो सोनू ने पूछा था। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और एक सवाल कुणाल ने किया था, उसने पूछा था
क्या एक ही रिलेयन में एनोड और कैथोड दोनों हो सकता है? एक एक करके मैं दोनों सवाल का जवाब देता हूं। सबसे पहले आप ये समझिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सोनू, तुमने ये कहा था कि सर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अपने टॉपिक में हम जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें नहीं है। आप लोग ये इस बात को समझ जाइए, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉट ए टॉपिक। ये कोई टॉपिक नहीं है, टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस। याद कीजिए, हम आप लोगों को पढ़ाए थे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इससे पहले कि हम आपको इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाएं, आप समझिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। वैद्युत अपघटक ऐसे सारे सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में या मोल्टेन स्टेट में आयंस में ब्रेक कर जाते हैं, कटायन और एनायन में ब्रेक कर जाते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघटक कहते हैं। दोज सब्सटेंस which may break into cation and anion in their molten or aqueous state is called electrolyte। वे पदार्थ जो अपने द्रवित या जलीय माध्यम में धनायन एवं ऋणायन में विच्छेदित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उन्हें वैद्युत अपघटक कहते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे NaCl ब्रेक कर जाता है Na+ में, Cl- में। जैसे HCl ब्रेक कर जाता है H+ में, Cl- में। जैसे H2SO4 ब्रेक कर जाता है 2H+ में, SO4- में। सो मेनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट आपको समझ में आ रहा है कि दोज सब्सटेंस विच में ब्रेक इनटू देयर आयंस कटायन एंड एनायन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। वे पदार्थ जो आयनों में विच्छेदित हो सकते हैं उन्हें हम लोग वैद्युत अपघटक कहते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ रहा है तो अब आप समझिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, वैद्युत अपघटक क्या होता है। कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को मान लेते हैं NaCl है, NaCl को इसमें हम लोग पिघला लेते हैं। जैसे ही NaCl को हम लोग पिघलाएंगे ये टूट जाएगा Na+ और Cl-, ऑटोमेटिक टूट जाना है क्योंकि ये एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसमें एक प्लस और एक माइनस, इधर माइनस कर देते हैं, इधर प्लस कर देते हैं। प्लस और माइनस हम लोग बैटरी से दोनों को जोड़ करके और करंट फ्लो करते हैं, हम लोग कराते हैं, अपनी तरफ से करंट फ्लो करते हैं। जब करंट फ्लो होगा ना तो क्या होगा, ये जो निगेटिव है ये इस पॉजिटिव के पास आएगा, पॉजिटिव वाले पर कौन आएगा, Cl-। क्या कितना चार्ज है, -1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा और कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, क्लोरीन गैस में। आप यहाँ पे एक बुलबुला निकलते हुए देखेंगे और ये बुलबुला कौन सा गैस होगा, क्लोरीन गैस होगा। आप कहेंगे सर यहाँ 2 क्लोरीन हो गया, बैलेंस कर लो भाई, 1/2 कर दो बैलेंस करने के लिए। बैलेंसिंग तो अपने हाथ में होता है, आप जब चाहे जैसे चाहे बैलेंस कर सकते हैं। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन है इस प्लस से होते हुए आएगा माइनस पर। कौन, ये इलेक्ट्रॉन घूमते हुए पहुंच गया माइनस पर, और इस माइनस पर पहले से कौन पहुंचा हुआ है, Na+। ये Na+ इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट कर जाता है Na में। फाइनली अगर हम लोग इक्वेशन को जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, Na+ से Na+, Cl- से Cl-। फाइनली रिएक्शन क्या मिला, NaCl ब्रेक कर गया Na में और 1/2 Cl2 में। यानी यहाँ जो निकलेगा गैस वो होगा क्लोरीन गैस, और यहाँ पर कुछ पदार्थ जमा होंगे, ये पदार्थ होंगे सोडियम, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। दिस कंप्लीट प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस,
और इलेक्ट्रोलाइसिस में जो बना दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये कोई टॉपिक नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक में जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसी को आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस करके दिया हुआ है। इट मीन्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टेन NaCl, sodium deposited at cathode and chlorine deposited at anode. This complete process is called electrolysis, and the sodium and chlorine formed in this reaction is said to as product of electrolysis. अर्थात जब भी द्रवित सोडियम क्लोराइड से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो सोडियम क्लोराइड से जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो माइनस वाले पर सोडियम जमा हो जाता है, अर्थात कैथोड पर सोडियम जमा होता है और एनोड पर क्लोरीन जमा होता है। इस पूरी प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं और इसमें जो सोडियम और क्लोरीन बना इसे वैद्युत अपघटन का उत्पाद या वैद्युत अपघटन का प्रतिफल या प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं, तो अगले टॉपिक को आप लोग समझिए अच्छी तरह से कि कुणाल ने ये सवाल किया था कि सर क्या एक ही विलियन में, ये सवाल क्या था पहले ये समझिए। मैंने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया था तो बताया था कि जिंक को ZnSO4 में डुबाते हैं, ये काम करता है माइनस का, एनोड का। कॉपर को CuSO4 में डुबाते हैं, ये काम करता है किसका, प्लस का, यानी कैथोड का। जब दोनों को हम लोग तार से जोड़ देते हैं तो करंट मिलना शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी विद्युत रासायनिक सेल। इसमें क्या होता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कन्वर्ट करता है Zn+2 में। इस पे क्या होता है, ये जो CuSO4 है ये ब्रेक कर जाता है Cu+2 में और SO4-2 में, और ये जो Cu+2 है इसके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट कर जाता है कॉपर में। यानी जिंक यहां से इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहा है जिसको कौन, Cu+2 गेन कर रहा है। और इस तरह से इस रिएक्शन के कारण एनोड पर होने वाला रिएक्शन और कैथोड पे होने वाला रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन के कारण इस सेल से लगातार करंट मिलता जाता है। इस सेल में करंट हम लोग फ्लो नहीं करते हैं, इस सेल में ऑटोमेटिक करंट निकलता है। यही कारण है कि इसमें एनोड माइनस होता है और कैथोड प्लस होता है। इसके पहले जब हम आपको पढ़ाए थे तो हम लिखे थे, प्लस वाले को एनोड लिखे थे और माइनस वाले को कैथोड लिखे थे, लेकिन याद कीजिए वैसे में करंट हम लोग फ्लो कराते थे। लेकिन जब करंट हम लोग फ्लो नहीं करेंगे, करंट ऑटोमेटिक निकलेगा, यानी प्रक्रिया पलट गई तो चिन्ह भी पलट जाएगा, एनोड हो जाएगा माइनस, कैथोड हो जाएगा प्लस। अब कुणाल का सवाल। कुणाल ने कहा कि सर क्या एनोड और कैथोड को हम एक ही सॉल्यूशन में नहीं रख सकते हैं? क्या जरूरी है कि जिंक को ZnSO4 और कॉपर को CuSO4 में ही रखा जाए? तो बिल्कुल हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि जब किसी मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डुबाएंगे तब जाके उसमें इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने का टेंडेंसी आएगा। तो जिंक को ZnSO4 में ही डुबाएंगे
और कॉपर को CuSO4 में ही डुबाएंगे। अगर जिंक को CuSO4 में डुबा दें, मान लेते हैं कि हम लोग एक ऐसा व्यवस्था ले, मान लेते हैं इस पूरे में CuSO4 ले, एक Cu कर दें और एक Zn कर दें, तो ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेगा क्योंकि ये अपने वाले सॉल्यूशन में नहीं डूबा है। अगर कहोगे कि सर इसको भी Cu कर दे तो फिर ये भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो अगर कोई देने वाला ही नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब भी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं तो दो इलेक्ट्रोड बनाते हैं और दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बनाते हैं और हर मेटल को उसके अपने अपने सॉल्यूशन में अलग अलग ही डुबाते हैं, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, ये पुराना कंसेप्ट था। अभी जो मैंने आपको कहा कि अलग अलग सॉल्यूशन में ही रखा जाएगा, ये पुराना कंसेप्ट था। पुराने कंसेप्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो एनोड और कैथोड दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन में रखना कंपलसरी है। अगर नहीं रखेंगे तो करंट नहीं बहेगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं कहलाएगा। लेकिन याद कीजिए, हम आपको लेक्लांचे सेल पढ़ाए थे। लेक्लांचे सेल, सेकेंडरी सेल में आप लोग पलट के देख सकते हैं, उसमें क्या बताए थे कि एक लेड का छड़ और एक लेड का लेड ऑक्साइड चढ़ा हुआ छड़, और इसको H2SO4 के सॉल्यूशन में डालते हैं। 20% H2SO4 सॉल्यूशन में डालते हैं और करंट आपको मिलता है। यानी अब का जो जमाना चल रहा है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, उसमें एनोड और कैथोड, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों को एक ही सॉल्यूशन में डुबाने से भी सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी अब ऐसा संभव है। आपका कुणाल के द्वारा ये जो सवाल किया गया था, इसका अगर ओल्ड कंसेप्ट के अनुसार देखेंगे तो जवाब है नहीं, एक ही सॉल्यूशन में नहीं डुबा सकते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन में डुबाना पड़ेगा। लेकिन नए कंसेप्ट के अनुसार आजकल जो नया बैटरी बन रहा है, लेक्लांचे सेल बन रहा है, इसके कंसेप्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो जवाब होगा हाँ, दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही सॉल्यूशन में डुबाया जा सकता है। जैसे लेक्लांचे सेल में लेड और लेड ऑक्साइड के छड़ को 20% सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डुबाकर रखते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है और आपको बढ़िया से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, करंट भी मिलता है। ये जो परसेंटेज है, इसके बारे में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है जब आप लोग बुक पढ़ेंगे तो। जैसे सोनू ने ये सवाल किया था, मैं आप लोग को ये बात फिर से बता दूं, ये जो सॉल्यूशन होता है H2SO4 का, ये 20% से लेकर के 40% के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। हाँ, अगर कम लीजिएगा तो आपको करंट कम मिलेगा। जैसे अगर आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन में एनसीईआरटी का बुक पलट दीजिए और देखिए इक्वेशन नंबर 3.38, ये यही सवाल दिए हुए हैं H2SO4 वाला, कि उसमें कहता है इक्वेशन 3.38 में कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, 20% सॉल्यूशन हो, तो जो वोल्ट मिलेगा वो आपका मिलेगा 1.23 वोल्ट। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन H2SO4 का लेते हैं तो जो वोल्ट मिलता है वो मिलता है 1.96। वैल्यू बढ़ गया। यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा। ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला है, डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला है, ये आपको 3.38 में मिलेगा, और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वाला है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वाला है, ये आपको 3.39 इक्वेशन में लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी कुणाल, तुम्हारे सवाल का जवाब है हाँ, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अनुसार एनोड और कैथोड को एक ही सॉल्यूशन में डुबाकर
रखा जाता है, लेकिन उसमें जो सॉल्यूशन होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, उसका कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो सकता है। हर बुक में आपको डिफरेंट वैल्यू देखने के लिए मिलेगा। 20% से 40% के बीच में हम लोग वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन जितना डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना कम होगा, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। अगर हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू 1.23 होगा, जिसके बारे में डिस्कस किया गया है 3.838 इक्वेशन में एनसीईआरटी के बुक में। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू 1.96 वोल्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन 3.39 इक्वेशन में एनसीईआरटी के बुक में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुणाल तुमको ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी स्टूडेंट्स भी इस बात को समझ गए होंगे। इस वीडियो को 1-2 बार आप लोग और देख लीजिए ताकि अच्छे तरह से ये आपको समझ में आ जाए। अब कुणाल ने एक और सवाल किया था, सर साल्ट ब्रिज को गैल्वेनिक सेल में क्यों नहीं यूज करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि साल्ट ब्रिज को हम लोग यूज क्यों करते हैं, तभी समझ में आएगा कि यूज क्यों नहीं करते हैं। पहले मैं आपको साल्ट ब्रिज समझा देता हूं। इस सेल में एनोड पर जिंक Zn+2 में कन्वर्ट करता है। इस सेल पे क्या होता है, CuSO4 ब्रेक करता है किसमें, Cu+2 में और SO4-2 में। अच्छे से समझना, ये जो Cu+2 है ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट कर जाता है कॉपर। अब आप समझो कि इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर की ओर फ्लो हुआ, लेकिन ये जो बना ये कहां गया, ये सॉल्यूशन में रह गया। इसमें ये जो बना माइनस वाला, प्लस वाला तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, लेकिन जो माइनस बना वो कहां रह गया, वो रह गया सॉल्यूशन में। यानी जब इस सेल से हम लोग इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना शुरू करते हैं, जब करंट मिलना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे ये जो जितने प्लस बन रहे हैं ना, वो इस रड को चारों ओर से घेर लेते हैं, और यहां जितने माइनस बन रहे हैं ना, वो इस रड को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिसके कारण सर्किट ब्रेक कर जाता है और करंट का फ्लो बंद हो जाता है। और अगर करंट का फ्लो बंद हो गया तो आपका ये सेल बेकार हो गया, फिर इसका फायदा क्या हुआ। इसीलिए इस दोनों के बीच एक यू आकार का हम लोग ट्यूब लगा देते हैं, जिसमें जिलेटिन और सॉल्ट भरा होता है। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसको कहते हैं क्या, सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। ये इसके प्लस को अंदर खींच लेता है और इसके माइनस को अंदर खींच लेता है, और ऐसा होने से सर्किट ब्रेक नहीं होता है, और टिल द कंप्लीट रिएक्शन करंट लगातार फ्लो होता ही जाता है। कब तक, जब तक ये रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए। उम्मीद करते हैं कि साल्ट ब्रिज क्या है और साल्ट ब्रिज का क्या इस्तेमाल है, क्यों यूज करते हैं साल्ट ब्रिज को, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुणाल के सवाल पे आते हैं हम लोग। कुणाल ने कहा था कि सर गैल्वेनिक सेल में हम लोग साल्ट ब्रिज यूज क्यों नहीं करते हैं। इससे पहले कि गैल्वेनिक सेल में क्यों नहीं यूज करते हैं बताएं, आप ये समझिए गैल्वेनिक सेल होता क्या है। गैल्वेनी साहब ने एक बीकर लिया, इसमें ZnSO4 डाल दिया और एक जिंक का रड डुबा दिया, जो काम करेगा माइनस का, यानी एनोड। अब एक सेमी परमिएबल थैले में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम आपको सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ाए थे। अगर याद नहीं होगा तो आप लोग एक बार पलट के देख लीजिएगा पिछला वीडियो। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए और एक कॉपर के रड को डुबा। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा एक मीडियम होता है
जिसके आर पार जो छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स है ना, वो उसके आर पार पास हो सकते हैं। तो अब इसको उठा करके इस सॉल्यूशन के बीचों बीच हम लोग रख देते हैं, यानी इसमें ZnSO4 नहीं जा रहा है। इसमें जो ये सॉल्यूशन है, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कौन है? CuSO4, और जो रड है इस चीज का, कॉपर का, प्लस का काम किया, यानी कैथोड का। जब हम इसको तार से जोड़ेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यहां पे भी वही रिएक्शन होगा। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके कन्वर्ट कर जाएगा किस में? Zn+2 में। यहां क्या होगा? CuSO4 ब्रेक कर जाएगा Cu+2 में और SO4-2 में। ये जो Cu+2 है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट कर जाएगा Cu में। अब आपका सवाल है कि सर ये और ये कहाँ रह गया? इसी दोनों के कारण हम लोग साल्ट ब्रिज यूज करते थे, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो इस दोनों का क्या? इस दोनों का ऐसा होता है कि इसमें ये जो बन रहा है SO4-2, चूंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें से ये SO4-2 बाहर निकल जाता है और यहां से मिला Zn+2। ये Zn+2 और SO4-2 वापस दोनों मिल करके बन जाता है ZnSO4, जो सॉल्यूशन में पहले से है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लेने से सॉल्ट ब्रिज यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन में दोनों है, एक ही एपरेटस में दोनों है, और इसमें जो आयन बन रहा है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार कर सकता है, और पार करके जब इधर आ जाएगा तो इसके Zn+ से ये SO4-2 मिल करके वापस ZnSO4 बन जाएगा। यानी ये क्षण धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और सॉल्यूशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। सोनू ने पूछा था वोल्टेइक सेल क्या होता है? नहीं, गैल्वेनिक सेल ही पूछा था, है ना। इसी को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और इसी को डेनियल सेल भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, गैल्वेनिक सेल हो या डेनियल सेल हो। सोनू ने पूछा था गैल्वेनिक सेल के बारे में और कुणाल ने पूछा था कि डेनियल सेल में सॉल्ट ब्रिज क्यों नहीं यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। मैं फिर भी एक बार फिर से इस सवाल को बोल रहा हूं, आप लोग एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए। मिस्टर डेनियल वाज प्रिपेयर्ड ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच a zinc rod is dipped into ZnSO4 solution, a copper rod is dipped into copper sulfate solution in a semi-permeable membrane, and it is placed into the ZnSO4 solution. Now, due to the following reaction, electric current is obtained from the cell. This arrangement is called Daniell cell or galvanic cell. Since the copper rod, since the cathode is placed in a semi-permeable membrane, the sulfate ion may pass through it, so that there is no need of salt bridge. अर्थात डेनियल साहब ने एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण किया जिसे डेनियल सेल कहते हैं। उन्होंने एक बीकर में जिंक के रड को ZnSO4 के विलयन में डुबाया जो एनोड का काम करता है। एक अर्धपारगम्य झिल्ली में कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर के क्षण को डुबाया जो कैथोड का कार्य करता है। अब इस व्यवस्था को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाने पर तथा तांबे के तार से जोड़ने पर विद्युत धारा आसानी से प्राप्त होता है और इस व्यवस्था को डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। चूंकि इस व्यवस्था में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक अर्धपारगम्य झिल्ली का इस्तेमाल किया जाता है, इसी कारण इस सेल में लवण सेतु की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को
ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको अगले सवाल की ओर ले जाता हूं। अब बारी है नर्स्ट इक्वेशन। अब बारी है नर्स्ट इक्वेशन का। मैं आप लोगों को बता रहा हूं नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है। इस सवाल को कुणाल और सोनू दोनों ने पूछा है। बाकी स्टूडेंट से भी उम्मीद है कि वो लोग भी कुछ पूछेंगे, पढ़ रहे हैं तो जरूरी कुछ न कुछ फंस रहा होगा। सभी लोग से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सभी लोग पढ़िए और पूछिए। तत्काल आप लोग समझिए NERST नर्स्ट इक्वेशन यानी नर्स्ट का समीकरण क्या होता है। E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बाई NF log K। नर्स्ट साहब ने एक फॉर्मूला बनाया किस चीज को निकालने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मापने के लिए। क्योंकि इसका वैल्यू तो हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से निकाल सकते हैं प्रैक्टिकल करके, लेकिन इसका वैल्यू प्रैक्टिकल से नहीं निकलेगा। इसका वैल्यू थ्योरेटिकल होता है, न्यूमेरिकल बना के निकलता है। यानी नर्स साहब ने किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया और उस फॉर्मूला को कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। मिस्टर वाल्टर नर्स्ट वाज proposed an expression, equation to calculate the electrode potential of an electrode, which is called Nernst equation, where E is equal to electrode potential, E naught is equal to a standard electrode potential, R is equal to gas constant 8.314, T is equal to temperature 298 Kelvin, F is equal to Faraday constant 96,500 कूलम, पढ़ा चुके हैं पहले भी। K is equal to इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और N इज इक्वल टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किया जाएगा उसको कहते हैं। बस यही है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन के बारे में ज्यादा नहीं है, कैसे डेरिवेशन है ये नहीं। नर्स्ट इक्वेशन का सिर्फ डिफिनेशन, इसका फॉर्मूला और एब्रिविएशन, नर्स्ट इक्वेशन खत्म। लेकिन इसका थोड़ा सा डिटेल्स है। डिटेल्स है बोले तो क्या, जैसे नर्स्ट इक्वेशन को कई फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। ये तो नर्स्ट इक्वेशन है ही, लेकिन नर्स्ट इक्वेशन को केवल इसी तरह से नहीं लिखा जाता है। नर्स्ट इक्वेशन को कई तरह से लिखा जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई एक इक्वेशन है ए बी बी एरो सी सी डी डी, तो इस इक्वेशन के लिए के का फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। सी पे पावर सी, डी पे पावर डी, ए पे पावर ए, बी पे पावर बी। तो अगर के का वैल्यू ये होगा तो ई का इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF log K की जगह हो जाएगा ये C पे पावर C, D पे पावर D, A पे पावर A, B पे पावर B। समझ में आ रहा है? अगर किसी एनोड या कैथोड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एनोड का या कैथोड का, तो क्या होता है? जैसे मान लेते हैं एनोड है, तो जानते हैं एनोड पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज होता है। मान लेते हैं ये M
n इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। लेट अस कंसीडर कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, n इलेक्ट्रॉन को, तो m पर कितना प्लस चढ़ जाएगा, n प्लस चढ़ जाएगा। हम लोगों को पता है कोई भी मेटल जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही उस पर प्लस चार्ज आता है। तो मान लिए n इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर n चार्ज चढ़ गया। तो इसके लिए इस फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF log m बटा m पे पावर प्लस है। दिस इज द फॉर्मूला। अगर इसका वैल्यू हम सब पुट कर दें, ये m जो होता है कंसंट्रेशन, इसको मान लेते हैं 1m, तो क्या होगा, इसका वैल्यू 0, ई नॉट का वैल्यू 0, ई नॉट इक्वल टू 0 फॉर हाइड्रोजन, हम लोग पहले भी पढ़े हैं। अगर सारा वैल्यू पुट कर दे, ई नॉट के जगह 0 कर दें, आर के जगह 8.314 कर दें, टी के जगह 298 केल्विन कर दें, एफ के जगह 96,500 कूलम कर दें, एम के जगह 1 कर दें, तो E इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 0.0591। ये पूरे को कैलकुलेट करने पर 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 बाई 96,500, सारे को जब कैलकुलेट करेंगे वैल्यू आएगा 0.0591 बाई n log 1 बाई m पे पावर। दिस इज द फॉर्मूला। ये भी नर्स्ट इक्वेशन है, ये भी नर्स्ट इक्वेशन है, ये भी नर्स्ट इक्वेशन है। यानी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में नर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग यूज करेंगे। अगर किसी सेल की बात करेगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर किसी इलेक्ट्रोड की बात करेगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे कि सर समझ में तो आता ही नहीं है, कैसे करेंगे इस्तेमाल, तो कैसे करेंगे, इसके लिए एक सवाल सोनू ने मुझसे पूछा है। मैं आपको एक जवाब, इसका एक आंसर, एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं जो सोनू ने मुझसे क्वेश्चन किया है। आप लोग अपने एनसीईआरटी के बुक को निकालेंगे और क्वेश्चन नंबर 3.4 देखेंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3.4, इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10। ये सवाल है। सोनू सवाल कर रहा था कि सर नर्स्ट इक्वेशन में ये पीएच कहां से आ गया, ये पीएच का जरूरत क्या पड़ गया, कहां से आ गया, कि नर्स्ट इक्वेशन में तो आप पीएच पढ़ाए ही नहीं है, तो ये पीएच का क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। तो चलिए अच्छी बात है, हम आपको पीएच नहीं पढ़ाए हैं नर्स्ट इक्वेशन में, लेकिन 11th में पीएच पढ़ाए थे, याद कीजिए 11th में पीएच पढ़ाया था या नहीं, पढ़ाया था। हो सकता है आप लोगों को याद हो या न भी हो, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में 11th क्लास में पढ़ाया था, याद कीजिए। अगर याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप समझिए पीएच का फॉर्मूला पढ़ाए थे, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। ये हम आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे, कितना, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, और पीएच का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 10, यानी माइनस लॉग H+ बराबर कितना, 10। ये माइनस है, इसको अगर प्लस कर दे तो यहां हो जाएगा माइनस। अब याद कीजिए, इसका मतलब लॉग के बेस में क्या छुपा होता है, 10 छुपा होता है।
इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 10 पर इतना पावर देंगे तो वो H प्लस के बराबर होगा, यानी अगर लॉग हटा दें तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर आया 10 पे पावर -10। समझ में आया? अब क्या निकालने के लिए कहता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या निकालने के लिए कहता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो E का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है, -0.0591 बाई N log 1 बटा, हम आपको M प्लस लिखाए थे, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, मेटल की जगह कौन दिया है? H प्लस दिया है, तो इसके जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? H प्लस यूज करेंगे। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा ये देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब हम आपको पढ़ाए थे, याद कीजिए ये इक्वेशन पढ़ाए थे, H2 चेंज करता है H प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे E के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, यानी N बराबर 1 मोल। यहाँ जो N है इसका वैल्यू है 1 मोल, H प्लस है इसका वैल्यू है 10 पे पावर 10, तो क्या होगा? -0.0591 बाई 1 log 1 बटा 10 पर पावर -10। क्या कोई दिक्कत? यहां बता रहा हूं, तो E बराबर क्या हो जाएगा? -0.0591 लॉग, ये 10 पे पावर -10 है, ऊपर में आएगा तो 10 पे पावर 10 माइनस, ये पावर में है, पढ़े हैं आप लोग, जो पावर में होता है लॉग के वो आ जाता है गुना में, तो 10 से जब इसमें गुना होगा ये हो जाएगा 0.591 लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, तो -0.591, 1 से गुना होगा तो 1 ही, इतना ही रह जाएगा, वोल्ट आंसर। यानी इस नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल किया गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में। इसके पहले जो हम आपको नर्स्ट इक्वेशन पढ़ाएं एनोड के लिए, देखिए ये वही फॉर्मूला है, -0.0591 बाई n log 1 बटा m प्लस n लिखे थे, वो एक जनरल फॉर्मूला है। चूंकि क्वेश्चन में H प्लस के लिए क्वेश्चन है तो वहां पे हम लोग m प्लस n के जगह H प्लस यूज कर लिए। pH दिया था तो हम लोग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल दिए। चूंकि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो n के जगह 1 डाल दिए, E का वैल्यू आ गया -0.591 वोल्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है और इसका क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको अगला क्वेश्चन समझाते हैं। अगला सवाल जो है ये हम पूछा गया है, Paul's law for independent migration of आयन के बारे में। और एक सवाल और किया गया है कि कंडक्टेंस इनफाइनाइट कैसे
हो जाता है। ये सवाल इसलिए किया गया क्योंकि एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था, सॉल्यूशन ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन या कंडक्टेंस, दोनों एक ही बात है। सॉल्यूशन ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन या इनफाइनाइट कंडक्टेंस एक ही बात है। तो पहले हम आपको ये बताते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे हो जाता है और फिर हम आपको कोलराज लॉ भी समझाएंगे। पहले ये समझिए, इसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि अगर 10 मोल NaCl दिया गया है सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट, तो क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पढ़े हैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉलिड स्टेट में हो तो उससे करंट फ्लो नहीं होता है, यानी इसका कंडक्टेंस कितना? 0, नो कंडक्टेंस। सॉलिड NaCl से करंट फ्लो कभी नहीं होगा, गारंटी। लेकिन अगर हम इसमें पानी मिलाना शुरू करें, मान लेते हैं कि इस 10 मोल NaCl में थोड़ा सा पानी, एक मोल पानी या थोड़ा सा पानी, कोई वैल्यू नहीं लेते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाते हैं और उसके कारण इस 10 मोल में से 1 मोल NaCl जो है वो ब्रेक कर गया, तो कै गो मोल बनेगा Na+? 1 मोल बनेगा Na+ और 1 मोल बनेगा Cl-। तो क्या करंट फ्लो करेगा? करेगा, क्योंकि Na+ और Cl- बन गया, यानी कंडक्टिविटी आ गया। मान लेते हैं कि कंडक्टिविटी आ गया 1 ओम इनवर्स, लेट अस कंसीडर। लेकिन अगर थोड़ा सा पानी और मिला देते हैं, अभी यहाँ पे 10 मोल बच गया, 10 मोल में से 1 मोल टूटा, 9 मोल बच गया। मान लेते हैं थोड़ा पानी और मिला देते हैं तो 2 मोल हो गया, 1 मोल था, 1 मोल और टूट गया, 2 मोल। तो अब ये हो गया 2 मोल, ये भी हो गया 2 मोल, तो कंडक्टेंस भी हो गया 2 मोल ओम इनवर्स। इसी तरह 3 मोल, 3 मोल, 3 मोल, इस तरह से करते 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 एक ऐसा सॉल्यूशन आएगा, मान लेते हैं कि 1 लीटर, जब इसको पानी 1 लीटर पानी मिला दिए, लेट अस कंसीडर, समझने के लिए मान रहे हैं कि अगर 1 लीटर हम लोग पानी कर देते हैं, मान लेते हैं कि सॉल्यूशन को कितना कर देते हैं? 1 लीटर, और इस 1 लीटर में ये 10 मोल का 10 मोल ब्रेक कर गया, 10 मोल Na+ और 10 मोल Cl-। तो इसका कंडक्टिविटी क्या हो गया? मैक्सिमम। C = 10 ओम इनवर्स हो जाएगा, मैक्सिमम पे पहुंच गया। क्या इससे ज्यादा बढ़ सकता है? अब इस 10, ये जो 1 लीटर सॉल्यूशन बना, इसमें अगर आधा लीटर सॉल्यूशन हम और मिला दे, पानी और मिला दे, तो क्या इसकी संख्या बढ़ेगी? क्या नहीं बढ़ेगी। ये तो 10 NaCl का 10 NaCl ही रहेगा। पानी आप कितना भी मिलाते जाएं, आयोनाइजेशन और नहीं होगा। यानी एक ऐसा कंडीशन आएगा, पानी मिलाते 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 एक ऐसा कंडीशन आएगा जब कंडक्टिविटी इसका मैक्सिमम हो जाए, कि अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, और जो मैक्सिमम हो, जो एक ऐसा वैल्यू जिससे ज्यादा नहीं हो सकता है, उसी को ना हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं। यानी इस सॉल्यूशन के लिए ये जो 10 ओम इनवर्स हुआ, दैट इज इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। इनफाइनाइट कंडक्टिविटी का ये मतलब नहीं है, कुणाल अच्छे से समझना, आप सभी लोग समझिएगा। इनफाइनाइट कंडक्टिविटी का ये मतलब नहीं है कि कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो गया ना, इनफाइनाइट नहीं हुआ। कंडक्टिविटी
इतना ज्यादा हो गया कि अब उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता है। यानी अगर किसी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी उसके मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाए कि अब इतना पे आ गया इसका कंडक्टिविटी, अब इससे ज्यादा हम कितना भी पानी बुलाएं इससे ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ ही नहीं सकता है, तो वैसे कंडक्टिविटी को कहेंगे इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। और ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे सॉल्यूशन ऑन इनफाइनाइट dilution. It means that when we diluted a solution, its ionization increases, and as ionization increases, एक बार फिर से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो बात समझाया हूँ उसी बात को मैं लिख रहा हूँ कि जैसे जैसे हम किसी चीज को डाइल्यूट करेंगे, as we diluted a solution, ionization increases, volume increases, and conductance also increases, but concentration decreases. Concentration डिक्रीज। समझ लीजिए, जैसे जैसे किसी सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है, लेकिन आयोनाइजेशन बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा और कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। और कंडक्टेंस बढ़ते बढ़ते एक ऐसा कंडीशन आएगा जब कंडक्टेंस मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा कि अब इससे ज्यादा कंडक्टेंस नहीं हो सकता है। और जैसे ही कंडक्टेंस मैक्सिमम पे चला जाए, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसका कंडक्टिविटी कहलाएगा इनफाइनाइट कंडक्टेंस। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं। अब बात करते हैं कॉलराज लॉ फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन। ये डिपेंड करता है अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ाया इस बात पर। इस बात को समझो, ये क्या कहता है। अभी मैं आपको बताया था कि 10 मोल NaCl है और थोड़ा सा पानी घुला दिए, तो मान लेते हैं इसका 1 मोल NaCl जो है ब्रेक कर गया 1 मोल Na प्लस में और 1 मोल Cl माइनस में। तो आप ही लोग बताइए, क्या पूरा का पूरा 10 मोल NaCl सॉल्यूशन में फ्रीली मूव कर पाएगा? अगर ये सॉल्यूशन है और 1 मोल बना Na प्लस, 1 मोल बना Cl माइनस और 9 मोल अभी NaCl ही है, तो क्या पूरा का पूरा Na प्लस और Cl माइनस फ्रीली मूव कर पाएगा? माइग्रेशन मतलब मूव करना, इधर से उधर भागना। तो क्या Na प्लस और Cl माइनस इस सॉल्यूशन में फ्रीली मूव कर सकते हैं? पूरे के पूरे नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन इसमें पानी मिलाते एक ऐसा कंडीशन आएगा जब टोटल 10 मोल का 10 मोल ब्रेक कर जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। जैसे ही पूरा का पूरा 10 मोल Na प्लस NaCl ब्रेक कर गया 10 मोल Na प्लस में और 10 मोल NaCl में, यानी जितने NaCl हैं वो सब ब्रेक कर गए। तो अब यहाँ 10 मोल हो गया Na प्लस, 10 मोल हो गया Cl माइनस। अब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी इनका कंडक्टेंस क्या हो गया? मैक्सिमम, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो गया? मैक्सिमम, क्योंकि आयोनाइजेशन
मैक्सिमम हो गया, सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट जो है आयंस में ब्रेक कर गए, तो कंडक्टेंस हो गया मैक्सिमम। तो Na+ का जो कंडक्टेंस है इसको कहेंगे लैम्डा प्लस, Cl- का जो कंडक्टेंस है इसको कहेंगे लैम्डा माइनस। तो लैम्डा इंफिनिटी बराबर लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस। और इस कंडीशन में जितने Na+ और Cl- है एकदम फ्रीली माइग्रेट करेंगे इनसाइड द टोटल सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होगा, फ्रीली मूव करेंगे एक दूसरे से। कोई भी Na और Cl एक दूसरे से बंधा हुआ नहीं है, सब एक दूसरे से अलग अलग हो गया। इसी को कहते हैं कॉलराज लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो क्या होता है कॉलराज लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, ये बात समझिए क्या होता है। हम इसको बोलने जा रहे हैं, एक बार आप अच्छे से सुनिएगा तो समझ में आएगा। when an electrolyte is diluted, when an electrolyte is diluted, a volume on which, एक बार फिर से, when a solution is diluted, a volume on which its total amount become ionized into cation and anion, so that its conductance become infinite, that is maximum, which is represented by lambda infinity, infinite conductance, which is equal to the sum of conductance of cation and anion. It is called Colorad's law. Since in this condition all cation and anion can move freely, so that this law is also known as Colorad's law for independent migration of ion. अर्थात यदि किसी वैद्युत अपघटय के विलयन को तनु करते करते ऐसी अवस्था आ जाती है जब इसके सारे अणु आयन में विच्छेदित हो जाते हैं, तो कंडक्टेंस मैक्सिमम हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, जिसको इनफाइनाइट कंडक्टेंस कहते हैं। और ये इनफाइनाइट कंडक्टेंस आयनों के कंडक्टेंस के जोड़ के बराबर होता है। इसे कोलरास का नियम कहते हैं। चूंकि इस नियम में कटायन एवं एनायन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, इसी कारण इस नियम को आयनों के स्वच्छंद अभिगमन के लिए कोलरास का नियम कहते हैं। सो दैट दिस लॉ इज नोन एज Colorad's law for independent migration of ions. It means that Mr. Colorad's was proposed that, एक बार फिर से समझिए, it means that Mr. Colorad's was proposed that on infinite dilution of a solution, the equivalent conductance on infinite dilution is equal to the sum of conductance of their ions. It is called Colorad's law for independent migration of ions. अर्थात यदि किसी वैद्युत अपघटय के विलयन को अनंत तनुता पर ले जाया जाता है तो उस विलयन का तुल्यांकी चालकत्व आयनों के चालकत्व के योग के बराबर होता है। इस नियम को आयनों के स्वच्छंद अभिगमन के लिए कोलरास का नियम कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि कोलरास लॉ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल सोनू के द्वारा पूछा गया एक न्यूमेरिकल है जो कि गिब्स एनर्जी से रिलेटेड है। तो इससे पहले कि हम आपको अगला न्यूमेरिकल बताएं, आपको एक बार गिब्स एनर्जी समझ लेना चाहिए कि गिब्स एनर्जी क्या होता है। हालांकि बहुत छोटा टॉपिक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं जानना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एक सेल में जब हम लोग किसी सेल का फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो इससे एनर्जी मिलता है। किसी भी सेल से क्या मिलता है? एनर्जी। मिस्टर गिब्स साहब ने बताया कि एक सेल से जितना एनर्जी मिलेगा उसको कहा जाएगा गिब्स
एनर्जी डेल्टा जी नॉट, और इसका इन्होंने दो फॉर्मूला दिया था। एक फॉर्मूला दिया था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, वेयर n इज इक्वल टू मोल, या कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, f इज इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट होता है 96,500, ई नॉट होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कई बार पढ़े हैं इसके बारे में। एक और फॉर्मूला इन्होंने बताया था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K। ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, जहां R का वैल्यू होता है 8.314, टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन में 298 केल्विन होता है, K कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसको कभी कभी रेट कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो गिब्स साहब ने बताया कि एन एनर्जी which is obtained from an electrochemical cell is said to as Gibbs energy. It has two formula, delta G is equal to NF E naught and delta G is equal to 2.303 RT log K। कोई दिक्कत? अब बारी है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर NCERT का 3.6। क्वेश्चन नंबर 3.6 NCERT में आप लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। उस क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दिया है, रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूं, रिएक्शन है 2Fe+3 प्लस 2F माइनस एरो 2Fe+2 प्लस I2। ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में ई नॉट सेल, इसका वैल्यू आपको दे दिया है कितना 0.236, टेम्परेचर क्वेश्चन में आपको दिया है 298 केल्विन, और क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक पूछ रहा है गिब्स एनर्जी बराबर वाट और दूसरा पूछ रहा है K इज इक्वल टू वाट, यानी आपको गिब्स एनर्जी निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। कैसे बनेगा ये समझिए। सबसे पहले डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में आपको F का वैल्यू पता है 96,500, ई नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया 0.236, N क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो यहां देखिए 3 दूनी 6, F पर कितना चार्ज है 3 दूनी 6, और एरो के इधर देखिए 2 दूनी 4, तो यहां पर चार्ज है 6 और यहां पर चार्ज है 4। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, यानी इस क्वेश्चन में n बराबर आपको दे दिया 2। ये इक्वेशन आपको इसीलिए दिया ताकि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सके। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे Fe पर चार्ज है 3 दूनी 6 और इक्वेशन के बाद है 2 दूनी 4, यानी पहले चार्ज था 6, बाद में चार्ज हो गया 4, यानी 2 चार्ज वो क्या किया लूज किया, यानी कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया 2, यानी n इज इक्वल टू 2। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं पे बताते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू फॉर्मूला एन एफ ई नॉट, तो वैल्यू पुट कर दो, माइनस एन का वैल्यू
2, F का वैल्यू 96,500, E का वैल्यू 0.236। इस पूरे को कैलकुलेट कर देंगे, आएगा -45548 जूल। इसको अप्रॉक्स किलो जूल में अगर चेंज करेंगे, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव होगा, -45.55 किलो जूल मोल इनवर्स। आंसर ये वैल्यू आ गया किसका? डेल्टा जी का। अब अगर डेल्टा जी निकल गया तो आपको क्या निकालने के लिए कहता है? के निकालने के लिए कहता है। के निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू इतना है फॉर्मूला, तो लॉग के बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा जी बाई -2.303 RT हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। पुट कर देते हैं, डेल्टा जी कितना आया है? इतना, -45.55 बाई -2.303, आर का वैल्यू 8.314 और टी का वैल्यू 298 केल्विन। 298 केल्विन। माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो लॉग के इज इक्वल टू कितना को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगा 7.983। हमको पता है तो हम लिख रहे हैं, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से या मैनुअली, जो भी आपको आसानी लगे। कर लीजिएगा। नाउ के का निकालना है, लॉग इधर चला जाएगा, हो जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग 7.983। इसका जब एंटी लॉग निकालेंगे वैल्यू आएगा 9.616 इंटू 10 पे पावर 7 आंसर। तो डेल्टा जी भी निकल गया, के भी निकल गया, ये कंप्लीट हो गया। गिब्स एनर्जी कैसे निकलते हैं? इसी फॉर्मूला से गिब्स एनर्जी निकलता है। इस फॉर्मूला से भी गिब्स एनर्जी निकल सकता है। अगर के का वैल्यू दिया हो तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, अगर के का वैल्यू नहीं दिया हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सारा न्यूमेरिकल्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत हो रहा हो कि सर हमको तो एंटी लॉग और लॉग तो आता ही नहीं है, तो मैथ वाले सर से कंसल्ट कीजिए, आपको मैथ वाले सर लॉग और एंटी लॉग निकालना सिखा देंगे। और नहीं तो इंतजार कीजिए, हम जब ऑफलाइन पढ़ाएंगे क्लास में ना, तो आपको लॉग या एंटी लॉग निकालना सिखा देंगे। ऑनलाइन निकालना हमको थोड़ा समझाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो मुश्किल है। मैं आपको क्लास में समझा दूंगा लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, और नहीं तो आप अपने मैथ के सर से समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपका जितना भी सवाल मेरे पास आया था डाउट क्लास के लिए, वो मैंने सब क्वेश्चन आपको समझा दिए। तो इस तरह से मैंने सारे डाउट को क्लियर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद भी अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रहा है, या कोई और भी क्वेश्चंस हैं जो उनको समझने की ज़रूरत है, या जो उनको लग रहा है कि ये नहीं समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन हैं जो हमसे नहीं बन रहे हैं, तो आप फिर से व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगले संडे को यदि आपका क्वेश्चन आएगा मेरे पास, तो मैं फिर से डाउट क्लास का वीडियो आप लोगों को भेजूँगा। आप लोग से उम्मीद है कि आप सारे चैप्टर को, ये ऐसा नहीं है कि केवल 3rd चैप्टर को ही, बल्कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी चैप्टर पढ़ना है सभी चैप्टर को पढ़िए, डाउट क्रिएट कीजिए और हमसे पूछिए। डाउट क्लास में किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमसे पूछिए, हम उसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरह से समाप्त हुआ डाउट क्लास। इंतजार कीजिए अगले डाउट क्लास।